हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग कर्व। ये न्यू सीरीज शुरू की है एमसीक्यूज के रिगार्डिंग। इस बार का हमारा सब्जेक्ट है बायो। कोशिश करेंगे सभी टॉपिक्स आपको कवर करा दें और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, नोट्स साथ साथ बना लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हे फीवर इज अ साइन ऑफ। हे फीवर है वो किसका साइन है? एलर्जी। हे फीवर इज अ साइन ऑफ एलर्जी। और सबसे मेन पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है कि हे फीवर का सेकेंड नेम क्या है? एलर्जिक रेनिटिस। एलर्जिक रेनिटिस। और सबसे ज़्यादा किसके कारण मतलब ये प्रॉब्लम होती है? डस्ट या फिर पॉलन के कारण। और ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है आइस और नोज पर। ठीक है, हे फीवर किसका साइन है? एलर्जी का। एलर्जिक रेनिटिस इसका सेकेंड नेम है। किसके कारण प्रॉब्लम होती है? डस्ट और पोलन के कारण। इफेक्ट किस पे है सबसे ज़्यादा? आइज और नोज पे। और इसका मेन सिम्टम क्या है? कोल्ड। मेन सिम्टम है कोल्ड। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, सी सिकनेस इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ शिप ऑन। जो सी सिकनेस हो रही है मतलब जहाजी बीमारी भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसका शिप के मोशन, जब शिप के मूवमेंट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर हो रहा है? वो हो रहा है स्टमक पर। और इसी कारण हमें सी सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। इसका सेकंड नेम है काइंटोसिस। सेकंड नेम इज काइंटोसिस। ठीक है, और ये किसको रिजल्ट करता है? नोजिया को। किसको? नोजिया। नोजिया जो रिजल्ट करती है फॉर द वॉमिटिंग में। द वॉमिटिंग, नोजिया होगी तो वॉमिटिंग पर्सन को मोस्टली हो जाती है। और इसे हम कैसे क्योर कर सकते हैं? जिंजर लेकर। जिंजर। ठीक है, सी सिकनेस, सेकेंड नेम काइंटोसिस, इसका इफेक्ट किस पर होता है? स्टमक पर। किस में रिजल्ट करती है? नोजिया विच रिजल्ट्स इन वॉमिटिंग। और कैसे क्योर की जा सकती है? जिंजर लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज, एलिसा टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोस। एलिसा टेस्ट होता है वो किसको डायग्नोस करने के लिए एम्प्लॉय किया जाता है पर्सन्स में? ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम। आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो एलिसा की फुल फॉर्म मोस्टली आ जाती है कि आई का वर्ड क्या है या एल क्या है, इस रिलेटेड आ जाती है। एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो क्या एलिसा टेस्ट करता गया है? ठीक है, वो क्या करता है, जो बॉडी की इम्यून सिस्टम, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है और जो बॉडी में केमिकल्स है। ठीक है, बॉडी में इम्यून सिस्टम और केमिकल्स टेस्ट करता है कि वो कितना इजीली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। केमिकल्स और इम्यून सिस्टम कि वो बॉडी को कितना इजीली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये मेन काम करता है एलिसा टेस्ट। ठीक है, एलिसा टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम। एलिसा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेस। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या कॉज होता है? बेरी। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकते हैं जो बेरी है, किसी अगर पर्सन को बेरी की प्रॉब्लम हुई है, वो किस कारण हुई है, मतलब किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण हुई है, तो कौन के कारण हुई है? बी के कारण। तो ना हम क्वेश्चन को थोड़ा रिलेट करना सीखें। ये नहीं कि हमने सिर्फ कर लिया कि डेफिशिएंसी विटामिन बी किसको रिजल्ट करता है, ये भी करें कि ये प्रॉब्लम किस डेफिशिएंसी के कारण हुई, किस विटामिन की कमी के कारण हो रही है। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो थायामीन की कमी के कारण प्रॉब्लम हो रही है, ये भी आपके पेपर्स में आ सकता है। ठीक है, थायामाइन बेरी किसके कॉज के कारण हो रही है? थायामाइन के कारण। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज, अमंग द डिफेक्ट्स ऑफ आई द शॉर्ट साइटेडनेस इज कॉल्ड। अमंग द डिफेक्ट्स ऑफ आई में दो तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस और एक लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। जब पर्सन को शॉर्ट साइटेडनेस की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? मायोपिया। उसे क्या कहेंगे? मायोपिया। ठीक है, और अगर लॉन्ग साइटेडनेस की प्रॉब्लम हो रही है तो उससे क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया।
इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा मायोपिया के बारे में, हाइपरमेट्रोपिया पर बाद में जाएंगे, पहले मायोपिया देखते हैं। मायोपिया में क्या होता है, जो साइज आई बॉल है ना, हमारी आई बॉल, इसका साइज इंक्रीज होने लग जाता है। साइज क्या होने लग जाता है, इंक्रीज, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है, साइज आई बॉल का साइज इंक्रीज होने लग जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज होने लग जाती है। और इससे क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पर बननी चाहिए ना इमेज। अगर मतलब हम कोई प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो हमारी इमेज किस पर बनती है, परफेक्ट, मतलब परफेक्ट जिनकी आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी कहाँ बनती है, रेटिना पर। लेकिन शॉर्ट साइटेडनेस में कहाँ बनती है, रेटिना के सामने, रेटिना पर नहीं बनती, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, ठीक है, फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, नॉट ऑन द रेटिना, ठीक है। तो और इसे कैसे मतलब हम ठीक कर सकते हैं, मतलब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो वो किस लेंस को पहनकर कर सकते हैं, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। अब आपको जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया। आप या तो ये याद रख सकते हैं, शॉर्ट नाम मायोपिया, शॉर्ट वर्ड है ना, शॉर्ट आ गया मतलब छोटा नाम, तो वो किससे हो गया हमारा, मायोपिया। और लॉन्ग वर्ड हो गया तो हो गया हमारा लॉन्ग साइटेडनेस, तो हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और इमेज कहाँ बनती है मायोपिया में, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और इसे कैसे क्योर किया जा सकता है, कनकेव लेंस पहनकर, कनकेव लेंस पहनकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज बीसीजी वैक्सीन इज द वर्ड सी स्टैंड्स फॉर। जो बीसीजी वैक्सीन है इसमें सी किसके लिए स्टैंड करता है, तो वो स्टैंड करता है कैलमिटी, कैलमिटी, ठीक है। इसका वैसे पूरा नाम देख लेते हैं कि अगर सी आया है तो बी भी आ सकता है, जी भी आ सकता है, ठीक है ना। तो क्या है, बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन, बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। वैक्सीन तो पता चल गई, बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है और ये WHO की लिस्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब जो असेंशियल वैक्सीन हैं जो पर्सन होनी चाहिए कंट्री में, तो वो कौन सी है, BCG वैक्सीन उस लिस्ट में शामिल है, ठीक है। और ये किस लिए होती है, क्या क्योर करने के लिए होती है, ठीक है। तो ये क्योर करने के लिए होती है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस और थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट ऑफ सम ब्लैडर कैंसर्स, ब्लैडर कैंसर्स में भी हेल्प कर सकती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में, ठीक है। BCG वैक्सीन, बैसिलस कैलमिटी वैक्सीन, ग्यूरिन वैक्सीन WHO की एसेंशियल वैक्सीन्स की लिस्ट में शामिल है। ट्यूबरक्लोसिस और ब्लैडर कैंसर्स को क्योर करने में हेल्प करता है। सेवेंथ क्वेश्चन, एंटीजन इज अ स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एंटीजन क्या है, मतलब एंटीजन जो बॉडी के लिए है वो क्या है, ठीक है। इट इज़ अ स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन। अब क्या मेन पॉइंट है कि बॉडी में कोई भी जर्म या वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी एंटर करता है वो एक बॉडी के लिए फॉरेनर है। जैसे इंडिया में कोई पर्सन बाहर से आएगा तो हमें पता चल जाएगा ये फॉरेनर है, ऐसे ही बॉडी के लिए एक जर्म या वायरस कुछ भी है वो फॉरेनर है, ठीक है, वो फॉरेनर है। अब बॉडी को पता चल गया कि ये फॉरेनर है तो बॉडी उससे फाइट करने के लिए, ताकि वो बॉडी को हार्म ना कर सके, क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, जिससे उसे क्या कहते हैं, एंटीजन। एट्थ क्वेश्चन इज द मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो सबसे ज़्यादा डैमेज किस रेस के अकॉर्डिंग, किस रेस के थ्रू हमारी बॉडी को हो सकता है, ठीक है, तो वो है गामा रेस, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं गामा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस। अब ये किस कारण से सबसे ज़्यादा बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है, क्यों करती हैं, इसकी सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है इनमें, मतलब एनर्जी काफ़ी हाई एनर्जी से रिलीज़ होती हैं। और ये एक आयनाइजिंग रेडिएशन है, आयनाइजिंग रेडिएशन है, ठीक है, जिसके कारण बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। कैसे,
फ्रीक्वेंसी हाई होती है गामा रेज की, जिसके कारण एनर्जी इंक्रीज होती है, और आयनाइजिंग रेडिएशन है तो बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। 9th क्वेश्चन इज विच डिजीज इज कॉज्ड बाय कैडमियम मेटल पॉल्यूशन। कैडमियम मेटल पॉल्यूशन के कारण कौन सी डिजीज होती है? तो वो होती है इटाई इटाई। इटाई इटाई की कुछ फैक्ट्स हमें याद रखने हैं कि ये ऑफिशियली कब रिकॉग्नाइज करी गई थी? 1968 में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की गई थी। वैसे इसके सिम्टम्स कब दिखने लग गए थे, कब स्टार्ट हुई थी? अराउंड 1912 में। और कहाँ? जापान में। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं, अगर आप रिमेंबर रख सकते हो तो अच्छा है। कि कैडमियम मेटल पोल्यूशन किस डिसीज़ के कारण होता है? इटाई इटाई। 1968 में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करी गई थी और 1912 में स्टार्ट हुई थी जापान में। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम क्या होती है पर्सन्स को, जो पीपल है उनको क्या प्रॉब्लम होती है? इसमें क्या होता है? स्वेयर पेन्स होते हैं, स्वेयर पेन्स इन जॉइंट्स, इन स्पाइन एंड जॉइंट्स। मीन्स आप कह सकते हो कि बोन्स वीक होने लग जाती हैं। ठीक है, स्वेयर पेन्स होते हैं स्पाइंस और जॉइंट्स में, मीन्स बोन्स वीक होने लग जाती हैं। और ये कब रिकॉग्नाइज कर दी गई थी? ऑफिशियली रिकॉग्नाइज 1968। और कब ढूंढी कब गई थी, मतलब स्टार्ट कब हुई थी? 1912 में। और कहाँ? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष कैंपेन इज एसोसिएटेड विद। जो मिशन इंद्रधनुष एक कैंपेन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो किसके किसके साथ एसोसिएटेड है? न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट वुमेन, अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज़, इरेडिक्शन ऑफ ब्लाइंडनेस, या वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो इसका करेक्ट आंसर है वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इस कैंपेन का मेन इनिशिएटिव है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, चाइल्ड है अंडर 2 years ऑफ एज, 2 साल से कम बच्चों को हर तरह की वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, और ताकि उनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर रहे। करीब 7 वैक्सीन्स प्रोवाइड कराई जाती हैं इसमें, 7 वैक्सीन्स। आपको इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बता देती हूँ। जैसे होगी डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, पॉलीमेलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये 7 वैक्सीन प्रोवाइड कर देती है प्रिवेंटेबल डिसीजेज से, मतलब डिजीजेज से प्रिवेंट करने के लिए चिल्ड्रन को अंडर 2 years ऑफ एज। फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसप्लांट वॉज परफॉर्म्ड इन। जो फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसप्लांट हुआ है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, कब हुआ है? 1967 में। किस डेट को? 3 दिसंबर 1967 में। और फर्स्ट डॉक्टर जिसने ये किया है वो कौन है? क्रिस्टियन बर्नार्ड। और कौन सी कंट्री में हुआ है ये हुआ है केप टाउन, कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, केप टाउन, कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। 12th क्वेश्चन, वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल रिमूव्स द विटामिन ऑफ। कौन सा विटामिन वेजिटेबल्स को धोने से, उनको या धोने वगैरह से निकल जाता है? वो है विटामिन सी। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स और विटामिन सी ऐसे विटामिन्स हैं जिनको धोने से वो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, इसलिए ये ईजिली रिमूव हो जाते हैं। 13th क्वेश्चन, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज। जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है डेंगू फीवर का वो कौन सा है? वायरस। ठीक है, वायरस है। अब इसका डेंगू फीवर का अनदर नेम क्या है? ब्रेक बॉर्न फीवर। अब मेनली ये कहाँ होता है? ये एक इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज़ है, एक इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज़ है जो किसके कारण होती है? डेंगू वायरस के कारण। डेंगू वायरस। ठीक है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज वायरस।
इसका अनदर नेम है ब्रेक बॉर्न फीवर। ये इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज़ है जो किसके कारण होती है, हमारे डेंगू वायरस के कारण। और इसके मेन सिम्टम्स क्या हैं? मेन सिम्टम्स जो पीपल में पाए जाते हैं, पर्सन में पाए जाते हैं, वो है हेडेक, फीवर, जॉइंट पेन्स या मसल पेन, स्किन पे रैशेज होना, ये सब इसके कॉमन फीचर्स हैं। 14th क्वेश्चन इज, हमें लिस्ट मैच करनी है, सिम्टम्स दिए हुए हैं, उनके कॉजेज दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें मैच करना है प्रॉपर। ठीक है, वीक साइटनेस मतलब आइज की विजन कम होना, वो किसके कारण होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के कारण। फिर आता है एनीमिया। एनीमिया की प्रॉब्लम किसके कारण होती है? आयरन की कमी के कारण। बॉडी में आयरन की कमी होगी तो एनीमिया। ठीक है, फिर आता है स्किन प्रॉब्लम, वो किसके कारण होती है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, हमने अभी किया है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी के कारण होती है हमारी स्किन प्रॉब्लम। और लास्ट नॉट द लीस्ट वो है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के कारण बोन्स में प्रॉब्लम होती है, मतलब बोन्स की मतलब स्ट्रेंथ है वो वीक होने लगती है। तो जो क्या बना हमारा करेक्ट आंसर? ऑप्शन थर्ड। 15th क्वेश्चन, इन द आई कलर विजन इज इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ। आई में जो कलर विजन जो हमारे मतलब जिसको कलर विजन की प्रॉब्लम होने लग जाती है वो किसके कारण होती है? कॉन्स के कारण। ठीक है, मतलब कौन से ही कलर विजन आता है और अगर वही थोड़े प्रॉब्लम में आए तो विजन कम होने लगता है। अब कॉन्स को एक और नाम से जाना जाता है कॉन सेल्स, हम इसे कॉन सेल्स भी कह देते हैं। ठीक है, ये बेस्ट फंक्शन तब करते हैं ब्राइट लाइट में, तो हो गया ना कलर विजन, ब्राइट लाइट में बेस्ट फंक्शन करते हैं। और जो रॉड्स हैं ये डिम लाइट में परफेक्ट फंक्शन करती हैं। ठीक है, आपको ये दोनों का डिफरेंस पता चल गया। जो कॉन्स हैं वो ब्राइट लाइट में प्रॉपर फंक्शन करते हैं और जो रॉड्स हैं वो डिम लाइट में प्रॉपर फंक्शन करती हैं। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसीजर दैट ट्रीट्स स्पाइनल स्टेनोसिस। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो स्पाइनल स्टेनोसिस को ट्रीटमेंट में हेल्प करता है? लैमिनोप्लास्टी, कॉर्पेक्टोमी, फोरामिनोटोमी। ठीक है, तो ये सारे ही प्रोसीजर्स इसकी ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। सबसे मेन पॉइंट आता है ये स्पाइनल स्टेनोसिस है क्या। ठीक है ना, ये क्या होता है? ये स्पेसिस हो जाती हैं, जो नैरोइंग ऑफ स्पेसिस, जो मतलब स्पाइनल है, स्पाइनल कोड है ना, स्पाइनल कोड और हमारे नर्व्स हैं, स्पाइनल कोड्स के साथ नर्व्स हैं, नर्व्स रूट्स और स्पाइनल कोड्स, उनके बीच में स्पेसिंग कम होने लग जाती है। स्पेसिंग कम होने लग जाएगी तो प्रेशर बॉडी पे ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है ना, दैट रिजल्ट्स इन प्रेशर ऑन स्पाइनल कोड एंड इवन द नर्व रूट्स। स्पेसिंग कम होने के कारण स्पाइनल कोड और नर्व रूट्स पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इन स्पेसेस को मतलब थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा प्रॉपर करने के लिए, ताकि प्रेशर ना पड़े, उसके लिए ये 3 प्रोसीजर्स हेल्प करते हैं, लैमिनोप्लास्टी, कॉर्पेक्टोमी, फोरामिनोटोमी। ठीक है, इन सब को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब इतना डिटेल में नहीं आएगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है ना, इतना डिटेल में नहीं आएगा, तो हम जितना आएगा हम उसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये 17th क्वेश्चन है, 17th। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट। इनमें से कौन सी वेन या आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को ह्यूमन हार्ट तक पहुंचाती है? ठीक है, कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। यही एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट साइड ऑफ हार्ट से लेके कहाँ तक पहुँचाती है? लंग्स तक। ठीक है, ये एक यूनिक आर्टरी है, बॉडी में यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि जो बाकी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड या फिर हम कहें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ह्यूमन हार्ट से लंग्स तक पहुंचाती है।
और फिर बाद में जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ये है ना पल्मोनरी वेन्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ह्यूमन हार्ट तक पहुंचाते हैं। सर्कल समझ आ रहा है? दोबारा बताते हैं, एक मिनट जस्ट। सबसे पहले इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ह्यूमन हार्ट की राइट साइड से कहाँ जाता है? लंग्स में। वहाँ ये होता है ऑक्सीजनेटेड, मतलब प्योर ऑक्सीजनेटेड। फिर जो ये पल्मोनरी वेन्स हैं, ये वाली वेन्स हैं, ये वापस कहाँ तक लेके जाती है? अपने हार्ट तक, प्योर ब्लड को। ठीक है, हो गया कंप्लीट। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, जो ह्यूमन ब्लड का पीएच है वो क्या है? स्लाइटली एसिडिक, हाईली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक या फिर हाईली बेसिक? वो है स्लाइटली बेसिक। पीएच सबको पता होगा, ठीक है। पीएच क्या है? 0 to 14 का स्केल है, जिसमें 0 to 7 से लेकर 14 तक रैंकिंग्स हैं। अगर किसी की वैल्यू 7 है तो मतलब वो क्या है? न्यूट्रल। वो क्या है? न्यूट्रल। अगर 0 to 7 के बीच में है तो वो क्या है? एसिडिक। वो है एसिडिक। और 7 to 14 के बीच में है तो वो क्या है? बेसिक। वो क्या है? बेसिक। ठीक है। पीएच स्केल 0 to 14 तक डिफर करता है। 7 की वैल्यू होती है न्यूट्रल, 0 to 7 के बीच में हो गया एसिडिक और 7 to 14 हो गया बेसिक। ठीक है। और जो ब्लड है उसकी पीएच रेंज क्या है? वो है 7.35 to 7.45, मीन्स स्लाइटली बेसिक। 7.35 से लेके 7.45 तक। ठीक है, मतलब 7 to 14 के बीच में आ गया। और जैसे आपका एक पॉइंट बता दूं कि जितना ज़्यादा हम मतलब वैल्यू 14 के पास जाएगी, मतलब अगर 8 है और 10 है तो मतलब 10 ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, जितनी ज़्यादा वैल्यू 14 के पास जाएगी उतना ही ज़्यादा वो बेसिक है। तो इसलिए हम इसे स्लाइटली बेसिक कह रहे हैं, क्योंकि 7 के थोड़ा पास है। ठीक है, ऐसे ही एसिडिक में जितनी ज़्यादा 0 के पास वैल्यू जाएगी उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन हेयर्स? हेयर्स में कौन सा प्रोटीन फाउंड करता है? केराटिन, हिस्टोन, इलास्टिन या एक्टिन? मोस्टली टीवी एड्स आप सबने देखी होंगी, उसमें कहते हैं ना केराटिन हेयर ऑयल, केराटिन हेयर ऑयल। केराटिन ही वो प्रोटीन है जो हेयर्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। और एक पॉइंट और ध्यान रखिए, केराटिन कहाँ और प्रेजेंट होता है? आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन। आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन पे भी केराटिन प्रेजेंट होता है। विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? ऑल्सो नोन एज भी कह देते हैं, वैसे इसको हम कहते हैं केमिकल नेम। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, मैलिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो विटामिन सी का एक दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला है C6H8O6। C6H8O6। अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, वैसे इतना रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज़ को करने का, बाकी मैंने आपको बता दिया, कभी कभार आ भी सकता है। ठीक है, C6H8O6। और हमने पहले भी किया था, ये बॉडी के लिए असेंशियल है। और जब हम वेजिटेबल्स को पील करते हैं तो ये इजीली रिमूव हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है ना। ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। गम्स की ब्लीडिंग होना मतलब माउथ में गम्स में खून आना, या टीथ मतलब इजीली बाहर आ जाना, टूटना टीथ का इजीली, या अपने प्लेस पर ही हिलना, जैसे होता है ना कई प्रॉब्लम्स में, तो वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण। देख लिया आपने कितना हमने विटामिन सी को रिलेट कर लिए है। ठीक है ना। और क्या डिजीज का नाम क्या है? स्कर्वी। स्कर्वी, ओके, स्कर्वी। क्या क्या हो गया? ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण। उस बीमारी का नाम क्या है? स्कर्वी। हमने करा था वेजिटेबल्स की पीलिंग से विटामिन सी खत्म होता है,
मतलब विटामिन सी रिमूव हो जाता है। क्यों रिमूव हो जाता है? वाटर सॉल्युबल है। इसमें भी इसका यही पॉइंट है कि ये वाटर सॉल्युबल है, इसलिए इजीली रिमूव हो जाता है, इसलिए स्कर्वी की प्रॉब्लम होती है और गम्स में ब्लीडिंग हो जाती है और लूजनिंग ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है ना, सब रिलेट हो गया ना, सब रिफ्रेश भी हो गया, याद भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन, EEG इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ। EEG एक टेस्ट होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने सुना भी होगा, नहीं सुना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भी बताते हैं। EEG इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन। अब मोस्टली सबके दिमाग में क्या आएगा? हार्ट, बट ये रॉन्ग है। आप दो वर्ड्स को मिक्स कर रहे हैं, वो है एक EEG और एक ECG। ठीक है, ये दो टेस्ट्स होते हैं। ECG किसके लिए होता है? हार्ट के लिए, और ब्रेन के लिए होता है EEG। EEG फॉर ब्रेन, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इसमें क्या होता है, और इसमें क्या होता है कि ब्रेन की फंक्शनिंग डिटेक्ट हो सकती है। कुछ वायर्स वगैरह आपके हेड पर या आपके हेयर्स पर चिपका दी जाती हैं। ठीक है, उससे ना बॉडी की फंक्शनिंग, ब्रेन की फंक्शनिंग, कितना ये लाइट फंक्शन कर रहा है, कितना ये स्ट्रेसफुली फंक्शन कर रहा है, वो सब EEG के थ्रू हमें आइडिया हो जाता है। ठीक है, वो सब हमें EEG के थ्रू आइडिया हो जाता है। और ECG की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और EEG की इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, EEG अब याद रखना है, EEG फॉर ब्रेन, ECG फॉर हार्ट। फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वाज डन बाय, अभी हम करके चुके हैं, याद होगा सबको, है ना? तो एक बारी रिकॉल कर लीजिए फटाफट। फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वाज डन बाय क्रिस्टियन बर्नार्ड। और कब हुई थी? 3 दिसंबर 1967 को। और कहाँ हुई थी? केप टाउन। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। ओके ना। 24th क्वेश्चन, हैप्टन्स आर सीडो एंटीजेंस, इनकम्प्लीट एंटीजेंस, एंटीबॉडीज या आइसो एंटीजेंस। एंटीजेंस सबको याद होगा, जर्म्स फॉरेनर्स होते हैं, बॉडी में अगर आते हैं तो बॉडी डिटेक्ट कर लेती है, एंटीबॉडीज बना देती है, स्टिमुलस ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन, सब याद है ना? तो इसी से रिलेट करो। हैप्टन्स क्या है? इनकम्प्लीट एंटीजेंस। इनकम्प्लीट एंटीजेंस बॉडी मतलब डिटेक्ट तो कर लेती है, एक तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। बट इसका क्या मतलब मेन पॉइंट क्या है कि ये ना जब बॉडी में कोई जर्म्स आ रही हैं तो उसके लिए वो इंड्यूस नहीं करता, मतलब फॉर्मेशन नहीं करता एंटीबॉडीज़ की। ठीक है, अनलेस उनके पास कोई एक कैरियर प्रोटीन ना हो या फिर कोई एंटीजेनिक मॉलिक्यूल, कोई एंटीजन ना हो या फिर कोई कैरियर प्रोटीन ना हो, तब तक वो एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए ही इसे हमें इनकम्प्लीट एंटीजेंस कहा गया है। वाइडल टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ, जो वाइडल टेस्ट होता है किसकी डायग्नोसिस में हेल्प करता है? सैल्मोनेलासिस, मलेरिया, कॉलरा या फिर टाइफाइड। तो वो करता है टाइफाइड की डायग्नोसिस में हेल्प। एक और टेस्ट है जो टाइफाइड फीवर की डायग्नोसिस में हेल्प करता है, उसका क्या नाम है? टाइफीडॉट। टाइफीडॉट। ठीक है, वाइडल टेस्ट और टाइफीडॉट किसकी डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं? टाइफाइड की। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीदिंग रेट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन कैन इंक्रीज अप टू पर मिनट, मतलब एवरेज एडल्ट पर्सन में ब्रीदिंग रेट कितना हो सकता है अगर वो हैवी एक्सरसाइज की हो उसने? तो वो हो सकता है 25। तो 25 तक एवरेज रेट एडल्ट पर्सन का ब्रीदिंग रेट जा सकता है। 27th क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसका क्या नाम है? उसका नाम है
पायरुवेट, पायरुवेट। अब एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि ग्लूकोज की ही ब्रेकडाउन में एक एनर्जी मॉलिक्यूल और बनता है जिसका नाम है ATP, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको ये अच्छे से याद रखना है। ATP की फुल फॉर्म ये काफ़ी बार पेपर्स में आई है। पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, पेनिसिलिन है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई है? फंगस। पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस। अब थोड़ा पेंसिल के बारे में देख लेते हैं, पेनिसिलिन के बारे में। इसे क्या कहा जाता है? वंडर ड्रग, वंडर ड्रग। ठीक है, सबको पेनिसिलिन का तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसको किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्वेंट किया था, इसे डिस्कवर किया था सॉरी। और कब, किस ईयर में किया था? 1927। ठीक है, और ये किससे प्रोड्यूस किया जाता है? फंगाई से। पर सबने पढ़ी देख ही लिया, फंगाई से प्रोड्यूस किया जाता है। और क्या नाम है उसका? पेनिसिलिया, पेनिसिलिया। ओके, पेनिसिलिन दूसरा नाम वंडर ड्रग। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब? 1927। और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द जीनस ऑफ फंगाई, पेनिसिलिया के जीनस से इसे प्रोड्यूस किया गया है। हु डिस्कवर्ड क्लोरा जर्म्स? जो ये बीमारी है कॉलेरा, इसके जर्म्स किसने डिस्कवर किए थे? तो इसने डिस्कवर किए गए थे रॉबर्ट कॉच ने। और एक और बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस सबको पता होगा। टीबी ये जाने जाते हैं, इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के कॉजेटिव एजेंट जिसके कारण ये बीमारी होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ली को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इन्होंने दो चीज़ों को डिस्कवर किया, कॉलेरा जर्म्स को और टीबी के कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ली को। आज का लास्ट क्वेश्चन, टेमीफ्लू इज अ फ्रंटलाइन ड्रग अगेंस्ट, टेमीफ्लू है जो फ्रंटलाइन ड्रग अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट मतलब फाइट करने में हेल्प करता है? वो है बर्ड फ्लू। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये किसको स्लो करता है? ये इन्फ्लुएंजा होता है ना, इन्फ्लुएंजा फ्लू। ठीक है, इसके मतलब इसको स्टॉप करने, बॉडी में पूरा वायरस फैलने से ये रोकता है। ठीक है, कैसे रोकता है? जो उसका होस्ट है, मतलब जिसके कारण ये बीमारी बॉडी में फैल रही है, उससे बाकी के सेल्स का कनेक्शन काट के। और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लुएंजा में इसका मेन रोल है। ठीक है, होप सो आपकी पूरी वीडियो में डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको काफ़ी पॉइंट्स भी न्यू पता चले होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो हमारा व्हाट्सएप पे डाउट ग्रुप है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। जाने से पहले एक क्वेश्चन ज़रूर करके जाइए, ये आपका होमवर्क है। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, इसका आंसर आपको हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।